गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मस्ती एकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं सोनू सर और आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनेशन, जिसको हिंदी में परागन कहते हैं। ये भी दो कैटेगरी का होता है। फिर इसके बाद परागन जबकि क्रिया पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन देखेंगे। निषेचन के बाद क्या होगा कि फल का बनना आरंभ हो जाएगा, उसके बाद फल का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद बीज के बारे में देखेंगे, उसके बाद अंकुरन के बारे में देखेंगे, यानी बीज बनने के बाद उसमें क्या होगा, अंकुरन होगा, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, हालांकि बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से आपका क्लास जो है कि पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन आज से एकदम कंटिन्यू हम लोग पढ़ेंगे और एकदम बने रहेंगे, बेसिक से एकदम बताएंगे। और आज हम लोग देखने वाले किसके बारे में किसके बारे में देखेंगे, परागन, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहा जाता है। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जैसे हवाओं द्वारा परागन, जंतुओं द्वारा परागन, हाथी द्वारा परागन होता है, कीट द्वारा परागन होता है, हवा द्वारा परागन होता है, जल द्वारा परागन होता है। इन सभी के बारे में एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको कल इससे पिछले क्लास में यानी कि प्रीवियस क्लास में हम आपको क्या बताए थे, किसके बारे में बताए थे, फलों के बारे में। तो देखिए, हम आपको किसके बारे में बताए थे, पहले ऊपर बता देते हैं। फल यानी कि फ्रूट के बारे में बताए थे। क्या बताए थे कि फलों का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। क्या कहलाता है, आप ध्यान से सुनेंगे कि फलों का जो अध्ययन होता है एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। हम आपको बताए थे कि पेड़ पौधों का जो बाहरी अध्ययन होता है ना, उसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो पेड़ पौधों का बाहरी अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है, जबकि फलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, ये क्या बोला जाता है, फूल। क्या हम बता रहे हैं, फूल बता रहे हैं, फल नहीं। क्या है, फूल। तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। जबकि जब हम आपको फल बताएंगे तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। तो उसको जो है कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो अभी आपको यहाँ ध्यान में क्या याद रखना है कि फूल। तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। हम आपको बताए थे कि फूल का आपको 4 भाग याद रखना है। हम आपको बताए थे कि फल जो होता है ना, ये क्या काम करता है, इसका काम यह है, यानी फूल का काम क्या है, फूल का काम यह है कि ये क्या करता है कि फल का निर्माण करता है। और दूसरी बात कि ये दूसरी बात क्या करता है कि फल के अंदर बीज का निर्माण करता है। फल के अंदर क्या करता है, बीज का निर्माण करता है। हम आपको बताए थे फिगर से, यहाँ आप पहले फिगर देखिएगा। ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वृंत है। इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में वृंत बोलते हैं, अंग्रेजी में पेसियोल। इसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलेमस कहा जाता है। हिंदी में बोले तो पुष्पासन, यानी कि फूल। पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल होता है। यानी फूल का जितने भी, देखिए पुष्पासन नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, पुष्पासन। तो देखिए, पुष्प का मतलब फूल होता है और आसन, पुष्प प्लस आसन यानी कि फूलों का आसन। आसन मतलब रख रखाव, जिस पर रखाता है। तो देखिए, यह है पुष्पासन, अंग्रेजी में थैलेमस कहते हैं। इस पर फूल का समस्त भाग होता है। इसके बाद आपका आ जाता है ये वाला, आपने देखा पुष्पासन। उसके बाद देखिए, यहां से आपका ये वाला भाग स्टार्ट हो जाता है, ओवरी। ओवरी के बाद ये वर्तिका, वर्तिकाग्र। क्या है, यह है वर्तिकाग्र। और इस साइड की ओर आप देखेंगे तो यही हमारा क्या कहलाता है, एंथर हो जाता है, हमारा परागकण हो जाता है, परागकोश हो जाता है। ये चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए, आप फटाफट से बताएंगे। देखिए, ये वाला भाग आपका कौन सा है, वृंत यानी कि पेसियोल। ये वाला है थैलेमस। ये वाला क्या है, थैलेमस। और इसके जस्ट बगल में एक भाग होता है जो ग्रीन कलर का दिखता है। देखिए, जो हम बना रहे हैं, ये वाला कहलाता है बाह्य दलपुंज। क्या कहलाता है, बाह्य दलपुंज। अंग्रेजी में कैलिक्स कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको थैलेमस कहते हैं। ये जो राउंड वाला देख रहे हैं, थैलेमस। थैलेमस। ये वाला आपका है पेसियोल। अब देखिए, ये आपका क्या कहलाता है, पेसियोल। ये वाला भाग जो होता है, ये वाला ओवरी कहलाता है। इसके जस्ट ऊपर वाला भाग जो होता है, ये सेकेंडरी टर्म वाला जो भाग होता है, इसको स्टाइल यानी कि क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और इसका सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, इसको वर्तिका, अंग्रेजी में इसको स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। तो ये है हमारा स्टिग्मा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये जयांग है। ये क्या है, जयांग। तो देखिए कि जयांग किसको कहलाता है, जैसे फीमेल वाला जो पार्ट होता है उसको जयांग कहते हैं, और मेल वाला जो पार्ट होता है उसको पुमंग कहते हैं। इसको अंग्रेजी में गाइनेसियम कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको एंड्रोसियम कहते हैं। देखिए, ये वाला हमारा क्या कहलाता है, ये वाला है पुंकेसर। ये क्या है, पुंकेसर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पुंकेसर। अगर इसको अंग्रेजी में बोले तो फिलामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, फिलामेंट। अब देखिए, पुंकेसर यानी फिलामेंट। ये वाला जो आप राउंड राउंड भाग देख रहे हैं, इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, पुंकेसर। ये तो आपने देख लिया कि ये क्या कहलाता है, पुंकेसर यानी कि फिलामेंट कहलाता है। उसके बाद ये होता है परागकोश, और परागकोश को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एंथर कहा जाता है।
क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और इसी के अंदर डॉटेड डॉटेड क्या होता है, परागकण होता है। इसको अंग्रेजी में पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। यहां तक हम आपको बता दिए थे। फिर हम आपको बताए थे कि इसके बाहर बाहर जो फूल होता है, जैसे आप गुलाब का फूल देखते होंगे तो जो गुलाबी वाला जो भाग होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, गुलाबी वाला भाग। तो गुलाबी वाला जो भाग होता है इसको क्या कहता है, इसको दलपुंज कहा जाता है। तो ये बाहर वाला भाग बाह्य दलपुंज, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैलिक्स कहा जाता है। और ये जो आप कलर वाला जो देखते हैं, जैसे गुलाब का फूल, चमेली का फूल, ये सब चमेली का फूल देखते होंगे सफेद दिखता है, गुलाब का फूल देखते हैं गुलाबी आता है, ब्लैक कलर का आता है, सफेद आता है, हर कलर का आता है। तो आप देखते होंगे कि जो हर कलर का जो फूल होता है ना, ये दिन में खिलता है, लेकिन सफेद कलर का जो फूल होता है ये रात में ही क्यों खिलता है, इसके बारे में बताते हैं। और आखिर फूल खिलता क्यों है, इसके बारे में बताते हैं। फूल आखिर खिल क्यों जाता है, तो यहाँ देखिए ये वाला भाग आपका दलपुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, दलपुंज। इसको अगर अंग्रेजी में बोले तो कोरोला कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरोला। ये हम पढ़ा चुके हैं। आपको बताए थे कि कैलिक्स का जो यूनिट सेल होता है, कैलिक्स का जो यूनिट भाग होता है, यानी कि इकाई को, कैलिक्स के इकाई को, दलपुंज के एक इकाई को क्या कहते हैं, इसको सेपल कहा जाता है। जबकि आपको याद रखना है कि दलपुंज यानी जो कोरोला है, कोरोला के यूनिट को क्या कहते हैं, कोरोला का जो यूनिट होता है, इकाई को क्या कहते हैं, इसको पेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेटल। हम आपको पिछले क्लास में यानी कि प्रीवियस क्लास में हम आपको जो है कि गुलाब का फूल का फिगर भी दिखाए थे, आपको अच्छी तरीके से बताए थे कि थैलेमस किसको कहा जाता है, पेसियोल किसको कहा जाता है, कैलिक्स किसको कहा जाता है, कोरोला किसको कहा जाता है। फिर हम आपको बताए थे स्टिग्मा, एंथर, पोलन ग्रेन, इन सभी के बारे में। फिलामेंट किसको कहा जाता है, ओवरी, ये है भाग। अब आज हम लोग किसके बारे में देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे परागन यानी कि पॉलिनेशन के बारे में। सबसे पहले समझिए कि कुछ फूल जो होते हैं दिन में खिलते हैं। तो देखिए यहां आप लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे कि जो दिन में खिलने वाले पौधे होते हैं, जो दिन में खिलने वाले फूल होते हैं वे कैसे होते हैं, वो कलर का होता है, वो हर रंग का होता है। कैसा होता है, रंग का होता है, हर रंग का। इसका कलर कैसा होता है, जैसे लाल होगा, गुलाबी होगा, पीला होगा, हरा होगा, नीला होगा। तो दिन में खिलने वाले जो फूल होते हैं यानी पुष्प होते हैं, वो कैसा होता है, कलर होता है। वो कैसा होता है, कलर होता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि ये सुगंधित होगा, ये सुगंधित नहीं होता है, लेकिन ये चमकीला होता है। कैसा होता है, चमकीला। तो आप देखेंगे कि जो फूल दिन में खिलता होगा वो आपको चमकीला दिखेगा, जैसे गुलाब का फूल हो गया, जैसे आप क्या देखे, गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, सूरजमुखी का फूल, ये सब कैसा दिखता है, चमकीला दिखता है। लेकिन वैसा कुछ फूल ऐसे होते हैं जो रात में खिलते हैं। क्या है, रात में खिलते हैं, लेकिन वो रंग प्रदान नहीं करते। वो कैसा होता है, वो सफेद होता है। कैसा दिखता है, सफेद दिखता है। तो रात में खिलने वाले जितने भी फूल होंगे ना, वे आपको कैसा दिखेगा, सफेद दिखेगा। तो रात में खिलने वाले फूल कैसे होते हैं, सफेद होते हैं। और साथ ही साथ ये कैसा होता है, सुगंधित होता है। कैसा होता है, सुगंधित होता है। तो रात में खिलने वाला फूल सुगंधित होता है। जैसे आप कहेंगे कि रात में कौन कौन सा फूल है, तो आप एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं कि रात रानी। क्या है, रात रानी। तो रात रानी जो फूल है ना, ये कब खिलता है, ये रात में खिलता है। और ये देखने में कैसा होता है, ये सफेद कलर का होता है। ये कैसा होता है, सफेद कलर का होता है। कैसा होता है, सफेद कलर का। अब हम बात करते हैं कि दिन में जो खिलने वाले जो फूल होते हैं, किसमें, दिन में खिलने वाले फूल। तो देखिए कि वैसा फूल जो दिन में खिलता है वो कैसा होता है, वो कलर का होता है। जैसे गुलाबी हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, ये सारे फूल, जैसे काला हो गया, ये सब दिन में खिलते हैं। और ये कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। तो आपको याद रखना है कि आप जितने भी आप फूल देखते हैं दिन में, वो कैसा होता है, वो कलर वाला होता है। और कलर वाला चमकीला होता है। कलर वाला कैसा होता है, चमकीला होता है। यानी कि कीट जो होता है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो चमकीला भाग को देख करके उस फूल के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन रात के समय आप बताइए, रात के समय बताइए कि अगर कोई फूल चमकीला है, कैसा है, चमकीला है, अगर कोई फूल कलर वाला है, तो आप बताइए क्या कीड़े मकोड़े को वो फूल दिखेगा। तो रात के समय इसीलिए जो है कि रात के समय कैसा फूल खिलता है, सफेद फूल खिलता है। और सफेद फूल कैसा होता है, सुगंधित होता है। उसके सुगंध से कीड़े मकोड़े वहां तक पहुंच जाते हैं। और सफेद जो होता है कि रात में दिखता है। तो ये आपको याद रखना है कि दिन में जितने भी खिलने वाले फूल होते हैं वो रंगहीन होते हैं, रंग वाला होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि चमकीला होता है। और रात में खिलने वाला फूल सफेद होता है और सुगंधित होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं रात रानी और चमेली। क्या ले सकते हैं, चमेली। चमेली भी जो होता है ये रात में खिलने वाला है, ये सफेद होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि आखिर फूल खिलता क्यों है। तो देखिए आपको याद रखना है कि फूल को खिलने के लिए, आप नोट करके लिख लेंगे कि फूल को खिलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फास्फोरस।
फूल को खिलने के लिए फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। अगर फास्फोरस ना हो, क्या हो, अगर फास्फोरस ना हो तो क्या फूल खिलेगा? नहीं खिलेगा, नहीं खिलेगा। तो इसीलिए आप जानते होंगे, से बहुत से लोग जानते हैं कि गुल्लर का फूल जो होता है ना, हम क्यों नहीं देख पाते हैं? अरे भाई, उसके अंदर जो है कि फास्फोरस होता ही नहीं है। और जिस पेड़ पौधों के अंदर अगर फास्फोरस की मात्रा नहीं होगी, वो उस पेड़ पौधों का जो फूल होगा वो नहीं निकलेगा। तो इसीलिए गुल्लर का फूल नहीं निकलता है, क्योंकि उसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि फूल को खिलने के लिए फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, और जिस पौधे के अंदर फास्फोरस नहीं होगा वो उसके अंदर फूल का निर्माण नहीं होगा। तो आप याद लिख लेंगे कि गुल्लर का फूल क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस नहीं पाया जाता है। तो ये था इसके बारे में। अब हम आगे देखते हैं परागन। किसके बारे में देखेंगे? परागन, यानी कि पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे। पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जिसको स्व परागन कहते हैं, यानी कि खुद का खुद में हो जाता है। दूसरा होता है पर परागन होता है। दूसरा क्या होता है? पर परागन। जैसे अगर आप शादी विवाह से आप समझ सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, ध्यान से सुनेंगे कि जैसे देखिए कि अगर कोई क्या होता है कि परिवार में, जैसे रिश्तेदार में अगर आप शादी कर लिए तो उसको स्व परागन समझिए। लेकिन अगर अगर कोई उससे हमारा रिश्तेदारी ही नहीं है और एकदम दूर से हम शादी कर रहे हैं तो उसी को पर परागन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर दूर हो रहा है तो पर परागन, और अगर खुद का खुद में ही हो जा रहा है तो उसी को स्व परागन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। और इसमें आपको समझना है कि स्व परागन अच्छा होता है या पर परागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा होता है या क्रॉस पॉलिनेशन अच्छा होता है। इसके बाद जब परागन की क्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद हम आपको फर्टिलाइजेशन बताते हैं। तो चलिए आप लोग इसको जो है कि नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं तो हम पिछले क्लास में इसको हम बता चुके हैं। चलिए मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलिए मिटा देते हैं। ध्यान से देखेंगे, अब क्या हेडिंग देंगे? पॉलिनेशन यानी कि परागन। देखिए, फूल जो होता है ना, ये प्रजनन की क्रिया में सहायता करता है। फूल जो होता है ये प्रजनन, आप बताइए क्या अगर फूल नहीं रहेगा तो प्रजनन होगा? नहीं होगा। तो फूल जो होता है कि ये प्रजनन में सहायता करता है, बहुत ही ज्यादा मदद करता है फूल प्रजनन में। कीड़े मकोड़े द्वारा होता है, जंतु द्वारा होता है, हाथी द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, पानी द्वारा होता है, इन सभी के बारे में सीखेंगे। पक्षी द्वारा होता है। चलिए अब हेडिंग देंगे पॉलिनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी हिंदी में परागन कहते हैं। तो आप हेडिंग देंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? परागन कहा जाता है। और ये दो कैटेगरी का होता है। कितने कैटेगरी का? दो। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन जिसको स्व परागन कहते हैं। क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हिंदी में क्या कहेंगे? स्व परागन। स्व परागन। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन हिंदी में क्या कहेंगे? पर परागन। पर परागन। देखिए, अब आपको यह समझना है कि पॉलिनेशन को हमने कितने कैटेगरी में बांट दिया है? दो कैटेगरी में। एक होता पॉलिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? सबसे पहले बताइए, परागन। क्या कहते हैं? परागन। आपको समझना है कि आखिर परागन ये होता कैसे है, आपको एकदम दिखाते हैं। आप जो है कि आप देख करके आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसे परागन होता है। इसमें आपको याद रखना है, आप कहेंगे कि फल का निर्माण होता है, तो इसमें जब फल का निर्माण हो जाएगा तो फल जो होता है उसको भोजन कहां से मिलता है? जैसे आप देखते होंगे कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है, क्या होता है? भ्रूण हो जाता है, तो उसको भोजन कहां से मिलता है? हम आपको पढ़ा चुके हैं, प्लेसेंटा से मिलता है। किससे मिलता है? प्लेसेंटा से। लेकिन यहां आपको देखना है कि अगर पेड़ में फल लग गया है तो उस फल को जो है ना कि उसको भोजन कहां से मिलेगा, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, इसको हमने कितने कैटेगरी में बांट दिया? दो कैटेगरी में। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, अगर खुद का खुद में होगा सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। अगर किसी दूसरे माध्यम से किसी दूसरे पर होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। तो देखिए, आप फिगर से समझिए। यहां आप देखिए कि यह एक गुलाब का फूल है। यह क्या है? एक गुलाब का फूल है। ये इसका वृंत है, ये वाला भाग थैलेमस है। चलिए ध्यान से देखेंगे, देखिए चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, यह किसका फूल है? गुलाब का फूल है। ये वाला भाग तो आप जान रहे हैं कि ये पेसियोल कहलाता है, ये वाला थैलेमस कहलाता है, और ये जो है ना ये जयांग कहलाता है।
ये वाला भाग क्या कहलाता है, एकदम जो बीच वाला जो सेंटर में आपको दिख रहा है, ये जयांग, अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं, गायनेशियम कहा जाता है। इसके 3 कैटेगरी हम आपको बताते हैं, 3 पार्ट। नीचे वाला भाग को हम क्या कहते हैं, ओवरी यानी कि अंडाशय कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है उसको अस्टाइल यानी कि वर्तिका कहते हैं, और इसके सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको वर्तिका, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं ये पुंकेसर यानी कि फिलामेंट कहलाता है। उसके बाद ये वाला जो आप राउंड राउंड वाला जो भाग देख रहे हैं ये पुमंग कहलाता है। ये पूरा भाग क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है। और हम आपको बताए थे कि पुमंग में भी 3 कैटेगरी आपको याद रखना है। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका फिलामेंट जिसको पुंकेसर कहते हैं, उसके बाद पराग कोष होता है और उसी के अंदर पराग कण होता है। पराग कोष को अंग्रेजी में एंथर कहते हैं और पराग कण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहा जाता है। तो देखिए इसके अंदर आप देखेंगे कि पराग कोष के अंदर पराग कण पाया जाता है कि नहीं। तो ये पराग कण को आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि परागन किसको कहा जाएगा, आप परागन देकर के डैश देंगे और लिखेंगे, परागन लिख करके डैश देंगे और लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि पराग कोष से पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है, यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पॉलिनेशन किसको कहा जाता है। तो देखिए किताब में आपसे लिखेगा, किताब में लिखेगा कि पुमंग, या क्या लिखेगा, पुमंग के, क्या लिखेगा, पुमंग के पराग कोष से पराग कण का वर्तिकाग्र। यहां पर यह ना बोल करके कहेगा कि जयांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। लेकिन आपको किताबी लैंग्वेज में नहीं जाना है, आपको एकदम बेसिक से एकदम शॉर्ट में कैसे याद रखना है कि पराग कोष से, अगर यह भी आप नहीं बोल सकते ना तो एकदम डायरेक्ट बोलिए कि पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है, यानी पॉलिनेशन कहलाता है। तो यहां आप लिखेंगे कि पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र तक पहुंचना। इतना भी तो याद कर सकते हैं ना। तो आपको याद रखना है कि परागन किसको कहेंगे, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो कहिए कि पराग कोष से पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। अगर और लॉन्ग जाना चाहते हैं तो कहिए कि पुमंग के पराग कोष से पराग कण का जयांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, क्या कहलाते हैं, पॉलिनेशन। तो यहां तक तो आप समझ गए कि आखिर परागन होता कैसे है और परागन कहा किसको जाता है। तो देखिए कि जब भी परागन होता है तो ये पराग कण जो होता है, ये 2 पराग कण, कितने कण आते हैं, 2 कण यहां तक आते हैं। तो देखिए कि 2 कण को हम कहां तक पहुंचा दिए हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिए हैं। देखिए अभी तक यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन नहीं हुआ, अभी तक यहाँ पर निषेचन नहीं हुआ। जब निषेचन होगा तो फल का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कितने हमने पहुंचा दिया है, 2 परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिए हैं। और इसी वर्तिकाग्र को अब आप यहाँ पर नीचे में एक हेडिंग देंगे, स्टार या हैशटैग बना करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहेंगे, निषेचन। तो देखिए आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वर्तिकाग्र तक। देखिए सबसे पहले तो हम यहां तक परागन कर दिए, और परागन जब हो गया है तो वर्तिकाग्र से अंडाशय तक, क्या है, वर्तिकाग्र से अंडाशय तक किसका पहुंचना, परागकण का वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचना। देखिए अंडाशय जो होता है ना, इसमें 3 अंडा वेट करते रहता है, किसका, पॉलन ग्रेन का। परागकण का इसमें कितने अंडा होता है, इसमें 3 अंडा होता है। देखिए हम 3 डॉट बना दिए हैं, इसमें 3 अंडा वेट करते रहता है, और इसमें से कितना आता है, इसमें से 2 कण आते हैं। कितने, पराग कोष से कितने कण आते हैं वर्तिकाग्र में, तो 2 कण आते हैं। कितने कण आते हैं, 2 कण आते हैं। लेकिन अंडाशय का कितने अंडा यहाँ मौजूद रहता है ओवरी में, तो यहाँ 3 अंडा मौजूद रहता है। कितने अंडा मौजूद रहता है, 3 अंडा मौजूद रहता है। तो आपको ये लिखना है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में कि क्या लिखेंगे कि वर्तिकाग्र से ओवरी तक, वर्तिकाग्र से अंडाशय तक जो है कि परागकण का पहुंचना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। अब बताइए क्या यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम आपको जब हम पढ़ाए थे
क्या पढ़ाए थे, याद कीजिए, रिप्रोडक्शन। जब हम आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन, तब हम आपको बताए थे, जब हम दोनों को क्रॉस कराए थे तब बताए थे कि ओवरी जो होता है, अंडाशय जो होता है, वो क्या करता है कि वो वेट करते रहता है, वो उससे जो अंडाणु होता है वो वेट करते रहता है किसका, स्पर्म का, कि स्पर्म आए, और जैसे ही स्पर्म आता है वो उससे मिल करके क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। तो यहां देखिए, क्या यहां पर अभी जाइगोट बना है, क्या यहाँ पर अभी जाइगोट बना है, नहीं, यहाँ पर अभी गैमेट है। यहाँ पर अगर वर्तिकाग्र में परागकण है तो गैमेट है, इसको हम मेल गैमेट कहेंगे। और यहाँ जो ओवरी में जो अंडाणु है यानी अंडा है 3 ठो, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम फीमेल गैमेट कहेंगे। और जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो वही हमारा क्या कहा जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट से क्या बना देगा, भ्रूण बना देगा, और भ्रूण के बाद किसका निर्माण हो जाएगा, फल का निर्माण हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। फर्टिलाइजेशन में आप जल्दी से फटाफट से लिखिए, क्या लिखेंगे कि परागकण का वर्तिकाग्र से अंडाशय यानी कि ओवरी तक पहुंचना ही फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो आप देखिए कि जैसे ही निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है और फल का निर्माण होने लगता है, निषेचन की क्रिया पूर्ण होगी, फल का निर्माण। आप कहेंगे कि सर यहां जो आप बताएं कि परागकण वर्तिकाग्र तक 2 पहुंचा लेकिन ओवरी में 3 अंडा वेट कर रहा है, तो आप बताइए कि 2 परागकण और 3 अंडा ये किस किस से मिलेगा और कैसे मिल सकता है, 2 को 3 को से कैसे मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक अंडा और एक अंडा और एक परागकण, एक अंडा और एक परागकण ही मिलते हैं और ये दोनों मिल करके ये फल का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं, फल। तो आप बताइए पेड़ में तो फल लग गया, लेकिन बात होता है कि फल तो लग गया तो आखिर फल को भोजन कौन देगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो 2 अंडा बचा हुआ है और ये जो एक क्या बचा हुआ परागकण, ये तीनों मिल करके क्या बना लेता है, ये तीनों मिलकर क्या बना लेता है, फटाफट से बताइए। तो ये तीनों मिल करके जो है ना, ये किसका निर्माण कर देता है, ये भ्रूण कोश। देखिए ये किसका निर्माण कर देता है, भ्रूण कोश का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण करता है, भ्रूण कोश। और भ्रूण कोश ही क्या करता है, ये इसको भोजन देता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि फलों को भोजन कौन देता है, तो भ्रूण कोश। क्या कौन देता है, फलों को भोजन कौन देता है, भ्रूण कोश। फलों को भोजन कौन देता है, भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश बनता कैसे है, तो आपको याद रखना है कि ओवरी में 2 अंडा बचा हुआ रहता है, जबकि हमारा एक पॉलन ग्रेन यानी कि क्या होता है, परागकण। तो 2 अंडा एक परागकण से मिल करके ये भ्रूण कोश का निर्माण कर देता है। और भ्रूण कोश क्या करता है कि इस फल को भोजन दे देता है। भ्रूण कोश क्या करता है कि इस फल को भोजन दे देता है। तो यह चीज आपको याद रखना है। तो ये था आपका पॉलिनेशन यानी कि परागन, और ये था आपका फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। तो आप बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम आपको कुछ और फिगर दिखा रहे हैं और आप लोग जो है कि फटाफट से बताएंगे मेल गैमेट किसको कहा जाता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को मिलाएंगे तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं। और उसके बाद जो है कि धीरे धीरे क्या होगा, एम्ब्रॉय बनेगा यानी कि भ्रूण का विकास होगा, और भ्रूण के बाद धीरे धीरे क्या होगा कि फल का निर्माण होगा, और फल का निर्माण होगा तो उसको भोजन कहां से मिलेगा, भ्रूण कोश से मिलेगा। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो फल बना है ना, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि परागकण को इसको हेप्लॉइड कहते हैं, यानी कि जो सिंगल होगा मेल गैमेट हेप्लॉइड कहलाता है, फीमेल गैमेट हेप्लॉइड कहलाता है। जब दोनों को आपस में मिला देंगे यानी कि जब फल का निर्माण हो जाएगा, यानी जो भ्रूण होता है उसको हम क्या कहेंगे, डिप्लॉइड कहेंगे। लेकिन जब तीनों अवस्था यहाँ पर मिल जाता है, जैसे 2 अंडा और एक परागकण मिलता है तो इसको हम ट्रिप्लॉइड कहते हैं। 3n होता है, डिप्लॉइड को 2n कहते हैं, हेप्लॉइड को 1n कहते हैं। इतना ही आज के बारे में आज हम देखेंगे। चलिए आगे इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा करके आगे हम देखते हैं। चलिए नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहीं पर हम आपको दिखाते हैं कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब मिलता है आपस में क्या बनता है, इसके बाद आगे भ्रूण कैसे बनता है, फल कैसे बनता है, फल को भोजन कौन देता है, इन सभी के बारे में देखना है। वहां जब हम आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, जब हम किसमें, एनिमल में, किसमें, जब हम जूलॉजी पढ़ा रहे थे तो वहां हम आपको रिप्रोडक्शन बताए थे, और उसमें हम आपको बताए थे कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ था तो उसमें भ्रूण का निर्माण कैसे हुआ था। दोनों को मैच करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बताए थे कि मेल गैमेट क्या था, मेल गैमेट, मेल गैमेट, और यहाँ हमारा है फीमेल गैमेट। क्या है, फीमेल गैमेट। देखिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को जब आपस में मिला देते हैं तो ये किसका निर्माण हो जाता है, जाइगोट बना लेता है। क्या बना लेता है, जाइगोट। इसी को हिंदी में युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज। तो देखिए और इसके बाद यही जाइगोट क्या होता है, धीरे धीरे विकास कर करके क्या बना लेता है, ये भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉय का निर्माण कर लेता है। किसका, एम्ब्रॉय।
एम्ब्रॉय का निर्माण कर लेता है और यही भ्रूण धीरे धीरे क्या होता है कि ये विकास कर करके ये किसका बना लेता है, ये चाइल्ड यानी कि बच्चे का निर्माण हो जाता है। क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है। तो देखिए ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को जब आपस में मिलाए तो जाइगोट यानी कि युग्मनज बनता है। ये क्या है, ये है युग्मक, ये है मादा युग्मक, मादा युग्मक, मादा युग्मक। और ये क्या है, मादा युग्मक, ये है मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट। और यहाँ पर ये है नर युग्मक, ये क्या है, नर युग्मक। तो ये सब आपको याद रखना है कि जब हम मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से जब हम क्या करते हैं, आपस में फर्टिलाइज कराते हैं तो ये जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट के बाद ये क्या बना लेता है, ये भ्रूण बना लेता है और भ्रूण के बाद बच्चे का निर्माण हो जाता है। तो ये हम आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाए थे। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसमें भी मेल गैमेट होगा कि नहीं होगा, इसमें भी मेल गैमेट होता है, इसमें भी मेल गैमेट। उसके बाद क्या होगा, फीमेल गैमेट। क्या होगा, फीमेल गैमेट। जब दोनों को आपस में मिला देंगे, क्या करेंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे तो इसमें भी जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट के बाद, जाइगोट को हिंदी में क्या कहेंगे, युग्मनज, युग्मनज जाइगोट बनेगा। और जाइगोट यही क्या करेगा, ये भ्रूण का विकास कर लेगा और भ्रूण के बाद क्या होता है, यही फ्रूट बना लेता है। क्या बना लेता है, फ्रूट। तो ये देखिए फल का निर्माण कैसे हो गया। तो सबसे पहले मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को जब आपस में मिलाएं, यानी कहेंगे कि एक परागकण और एक परागकण एक अंडा से मिलता है तो युग्मनज यानी कि जाइगोट बना लेता है और ये भ्रूण का निर्माण कर लेता है। उसके बाद फल का निर्माण हो जाता है। तो देखिए इसको जब एक मेल गैमेट था तो इसको हम हेप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हेप्लॉइड। आपको याद रखना है, हेप्लॉइड को 1N कहा जाता है और इसको भी हेप्लॉइड कहेंगे, इसको भी 1N कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ये जाइगोट बना लेता है, दोनों जैसे ही आपस में मिल जाता है, ये क्या कहलाता है, जैसे देखिए ये पेन है और ये पेन का कैप है, ये मार्कर का कैप है। अगर ये मार्कर को सिंगल रखें तो ये क्या कहलाता है, ये गैमेट कहलाता है। अगर इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो ये जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। और यही जाइगोट आगे जाकर के ये क्या कहलाता है, ये मार्कर, परमानेंट, ये क्या कहलाता है, मार्कर कहलाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट को आपस में मिलाते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट ही एम्ब्रॉय का निर्माण कर देता है और धीरे धीरे एम्ब्रॉय बढ़ करके किसका रूप ले लेता है, ये फल का रूप ले लेता है। अब बात आता है कि ये तो हेप्लॉइड हो गया, लेकिन जाइगोट क्या कहलाएगा, तो ये डिप्लॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है, डिप्लॉइड। तो जाइगोट भी डिप्लॉइड, भ्रूण भी डिप्लॉइड, ये भी क्या कहलाता है, ये भी डिप्लॉइड कहलाता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि फल, तो फल भी डिप्लॉइड होगा। कैसा होगा, फल भी डिप्लॉइड होगा। तो डिप्लॉइड को हम क्या कहते हैं, 2N। डिप्लॉइड को क्या कहा जाता है, 2N कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद बात आता है कि 3N किसको कहा जाता है, यानी ट्रिप्लॉइड। तो देखिए हम आपको बताएं कि 2 अंडा उसमें से तो बच गया, 2 अंडा बचा कि नहीं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ देखिए 2 अंडा बचा हुआ था और एक परागकण बचा हुआ था। तो ये तीनों क्या किया, आपस में मिल गया और मिल करके पराग कोष का निर्माण कर देता है। किसका, पराग कोष, सॉरी पराग कोष नहीं, भ्रूण कोष। क्या है, भ्रूण कोष। और भ्रूण कोष क्या करता है कि ये भोजन देता है। तो फलों को भोजन कहां से मिलता है, भ्रूण कोष से। फलों को भोजन कहां से मिलता है, भ्रूण कोष से। ये चीज आपको याद रखना है, फलों का भोजन कहां से मिलता है, भ्रूण कोष से। फलों का भोजन कहां से मिलता है, भ्रूण कोष से। तो देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है इसीलिए कम ही पढ़ेंगे और अच्छे से याद रखना है। देखिए पढ़ाने के लिए हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन आपको दिमाग में जो है ना कि ये अच्छे से बैठ नहीं पाएगा, इसीलिए थोड़ा कर करके ही पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये था आपका जो है कि किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन, फल का निर्माण हो गया। अब फल कई कैटेगरी का होता है, सत्य फल होता है, असत्य फल होता है और निषेच फल होता है। इन सभी के बारे में देखेंगे। कुछ फल जो होता है उल्टा लगता है, कुछ सीधा लगता है। जैसे केला देखेंगे, केला उल्टा लगता है, ऊपर की ओर जाता है, लेकिन सारा फल नीचे की ओर जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि फलों का कौन सा भाग खाया जाता है, लीची का क्या खाते हैं, अनार का क्या खाते हैं, आम का क्या खाते हैं, केला का क्या खाया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें के जितने भी फल हैं सब फल के बारे में देखेंगे कि उसके कौन से भाग को खाया जाता है। उसके बाद हम सीड यानी कि बीज के बारे में देखेंगे। उसके बाद जर्मिनेशन यानी अंकुरन के बारे में देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।